जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आज लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि एक NRI, एक विदेशी व्यक्ति यदि भारत में आकर किसी भारतीय से शादी करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या तरीका उनको अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि एक विदेशी है और एक भारतीय है और वो भारत में आकर शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना खर्चा आएगा और वो कहाँ जाकर के शादी कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें हम जानेंगे। यदि आपका कोई नियर एंड डियर विदेशी है, भारत में आकर शादी करना चाहता है या आप स्वयं भारत में आकर शादी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट जानकारी जो भी होती है वो आपके लिए लेकर आते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी से भी, किसी को भी, कभी भी, कहीं भी हो जाता है। और जब प्यार हो ही जाता है तो हम उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, उसके साथ जीने मरने की बातें सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि अब तो यही वो है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ गुजार दूँगा। वो एक भारतीय भी हो सकता है, एक विदेशी भी हो सकता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं, भारतीय लोग भारत में ही रहकर शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और आपके द्वारा उनको अच्छा सराहा भी गया है, तो उनमें भी आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में भी हम दोनों ही चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले मेन टॉपिक हमारा है कि एक फॉरेनर, एक NRI यदि भारत में आकर शादी करता है तो क्या क्या प्रोसेस होगा। तो दोनों में से एक भारतीय होगा। तो जो भारतीय है वो चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी उम्र जो है, लड़का है तो 21 वर्ष और लड़की है तो 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उनके पास में एज प्रूफ होना ज़रूरी है। 10th की मार्कशीट हो सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके अलावा उनके पास में एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ में आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, फ़ोटो पहचान पत्र हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है या फिर उनके पास में पैन कार्ड हो सकता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी 2 विटनेस भी होने चाहिए। वो विटनेस भी बालिग होने चाहिए, यानी 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के होने चाहिए। तो उनके पास में विटनेस होना चाहिए, विटनेस के पास भी अपनी ID होनी चाहिए। ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई एक भारतीय व्यक्ति की जो भारत में है। अब जो विदेश से भारत में आकर शादी करना चाहता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, तो उनके लिए भी एज लिमिट जो है 18 और 21 वर्ष है वो होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है NOC। जिस भी वो भारत के अलावा देश से आ रहे हैं भारत में, तो वो या तो अपने देश से वहीं पर या फिर भारत में आकर अपने देश की एम्बेसी में जाकर के NOC आपको लेनी होगी। इस NOC का मतलब होता है कि वहाँ से उस व्यक्ति के बारे में सारी डिटेल दी जाएगी कि ये व्यक्ति जो है पहले से शादीशुदा है या नहीं। यदि शादीशुदा है और डाइवोर्स हो चुका है तो उस देश में जिस कोर्ट में उसका केस चला था वहाँ से डाइवोर्स डिक्री उसको देनी होगी। डाइवोर्स डिक्री होगी। यदि वो अनमेरिड है तो उसका स्टेटस होगा, और यदि वो मैरिड है तो वो फिर शादी नहीं कर सकता। तो वो अनमेरिड है और डाइवोर्स भी हुआ है तो दोनों ही कंडीशन में वो भारत में शादी कर सकता है। NOC से उसके मैरिटल स्टेटस की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ उस देश की परमिशन भी मिलती है कि हाँ, ये व्यक्ति
क्योंकि कई देशों के अलग अलग कानून हैं जिसमें वो किसी ऐसे देश में शादी नहीं कर सकती जहां उनको बैन किया गया। तो ऐसे व्यक्ति से मान लीजिए आप शादी कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो एनओसी ज़रूर लें, इससे आपकी लाइफ भी सिक्योर होगी और लीगली प्रोसेस आप यहाँ पर अपनाएंगे। एनओसी के बाद में उस व्यक्ति का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिस पासपोर्ट और वीज़ा के बेस पर वो भारत में आया है वो वीज़ा वैलिड होना चाहिए और फोर्स में होना चाहिए। मतलब कि वो वीज़ा ये नहीं हो कि एक्सपायर हो गया है या ख़त्म होने वाला है, उससे बचने के लिए वो अब आपसे शादी कर रहा है। तो वीज़ा उसका वैलिड होना चाहिए, उसके पास एनओसी होनी चाहिए, उसकी भी अपनी आईडी होंगी। जैसे ज़्यादातर देशों में, जैसे हमारे देश में आधार कार्ड को सबसे ज़्यादा इस समय महत्व दिया जाता है, वैसे ही ज़्यादातर देशों में डीएल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। डीएल में उनकी सारी जानकारी, उनका एड्रेस और तमाम डिटेल उनकी उसी में होती हैं। तो वो एक वैलिड आईडी होती है जो उनके देशों में उसको यूज़ किया जाता है। कई देश हार्ड कॉपी के ज़रिए भी एनओसी जो है वो दे सकते हैं और कई बार कई जगहों पर ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में भी आपको वो मिल जाता है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में देने होंगे। दोनों के डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों के पास में एक गवाह होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति भारत में आकर के किसी भारतीय से शादी करना चाहता है, यदि हिंदू है तो आर्य समाज मंदिर के अनुसार, मुस्लिम है तो उसका निकाहनामा होगा और यदि सिख है तो गुरुद्वारे में उसकी शादी करवाई जाएगी। वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पर फिर आप जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और इस तरह से आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसमें दोस्तों 2-3 तरीके हैं। जैसे 1 डे प्रोसेस यही है कि आप जो है पहले धार्मिक रूप से जो भी रिलीजन है उसके अनुसार शादी करके आप रजिस्टर्ड मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा आप जो है कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको 30 से 90 दिन का समय मिलता है, उसके बाद आपकी शादी होगी। या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार भी शादी कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार से धार्मिक रूप से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको फिर मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, वो वैलिड होगा। रजिस्टर्ड मैरिज जो भी होती है वो वैलिड होती है। आप यदि विदेश में जाते हैं तब भी आपको पासपोर्ट बनाने के समय या दूसरे लीगल प्रोसेस में वो डॉक्यूमेंट्स काम में आते हैं। ये ऑनलाइन होता है, इसमें आपके बाकायदा बयान लिए जाते हैं, दोनों से पूछा जाता है और उसी दिन ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसकी ऑनलाइन मैं आईडी भी आपको दूंगा, जहां से आप जाकर के यदि यूपी गाज़ियाबाद में आपकी शादी हुई है तो उसको ऑनलाइन उसी समय आप अपने मोबाइल फ़ोन में चेक कर सकते हैं। तो वो आपका एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा, उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो अपनी शादी को करने के बाद कुछ समय तक छुपा भी सकते हैं, क्योंकि कोर्ट मैरिज जो करते हैं या करने के बाद वो कोई सार्वजनिक नहीं होती है। ये आपकी व्यक्तिगत प्रोसेस है। ये आपने यदि कर लिया, अब आप खुद जब तक उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं या जो गवाह हैं वो डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक वो शादी छुपी रहती है। लेकिन जब भी चाहें आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। शादी होने के बाद ही आप दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रह सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति समाज आपको परेशान करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, महिला आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करें। ये नहीं हो कि आप जो है शादी करके पछता रहे हैं और समाज के जो कुछ लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं और आप परेशान होते जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको परेशान करता है तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन लें, पुलिस में कंप्लेंट करें या महिला आयोग में संपर्क करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अपने अधिकारों का हनन ना होने दें। कानून आपको ये स्वतंत्रता देता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि समाज में पेरेंट्स के द्वारा शादी का जो है कोर्ट मैरिज का जो विरोध किया जाता है, कुछ कारणों में होता है कि वो ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति से हमारा लड़का या लड़की शादी कर रहे हैं वो हमारे धर्म का नहीं है। जाति का भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा महत्व है, तो जाति व्यवस्था के आधार पर भी शादी करने से मना कर देते हैं। और कुछ मामलों में ईगो प्रॉब्लम भी होती है कि हमारा सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा है और इसका सोशल स्टेटस हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मेहनत से आपने रुपए कमाए हैं, इसी सोशल स्टेटस के चक्कर में हम वो पैसे उड़ा देते हैं, दहेज देते हैं। और हमने देखा है कोर्ट में, मैं जैसे काम करता हूँ तो हमने देखा है कि कोर्ट में आए दिन इस तरह के
मैट्रिमोनियल जो पारिवारिक विवाद हैं, तलाक के केसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने के बाद भी आप जो है अपनी बेटी को सुख नहीं दे पाए। राजा दशरथ ने भी अपनी बेटी सीता का विवाह किया था, लेकिन किस्मत के मारे वो भी सुख नहीं देख पाई। तो यदि किस्मत आपकी लड़की की अच्छी है तो वो जिससे शादी कर रही है वहाँ भी वो रानी बनकर रह सकती है। और यदि आपने एक राजकुमार ढूंढकर भी उसकी शादी की है तो हमने देखा है कि कई राजकुमार और राजकुमारियाँ कोर्ट में तलाक के लिए धक्के खाते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अपने बच्चों की खुशियों में आप शामिल हों और अपनी मेहनत की पूंजी को बचाएं। इससे हमारे देश में जो ये दहेज नामक जो समस्या है वो ख़त्म होगी और आपकी जो मेहनत की पूंजी है उस पूंजी को आप अपने बच्चों के फ्यूचर पर खर्च करें, उनको पढ़ाई लिखाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। ऐसा करने से हमारे देश में एक नए समाज का निर्माण होगा। और मेरे ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि समाज के लोगों में कानून की जानकारी दी जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से लीगल तरीके से भी आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करना लीगली ठीक भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आपके न केवल मेहनत के पैसे बचते हैं बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में आ जाते हैं। और बच्चों की आपसी सहमति से यदि वो शादी हो रही है तो वो कल को आप पर ब्लेम भी नहीं डाल सकती कि आपने किसी शराबी अनपढ़ व्यक्ति के साथ मेरी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी। अब बच्चे अपनी सोच समझकर जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। और फिर भी यदि आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो कानून, भारत का न्यायालय, भारत की न्याय व्यवस्था आपको ये गारंटी देती है कि यदि आपकी उम्र 18 और 21 है तो आप शादी कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि आपको शादी करने से रोकता है तो कानून आपको प्रोटेक्शन देगा, कानून आपकी हेल्प करेगा। किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, लीगल जानकारी के लिए यदि आपको मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझे किसी भी टाइम पर सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक कॉल करके मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। और यदि आप शादी करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले 1 या 2 दिन पहले आप संपर्क करके आप मुझसे बात करिए और उसके बाद ही स्टेप उठाएं। और साथ ही साथ शादी करने से पहले जो ब्लड रिलेशन है, ऐसे लोग जो हैं ऐसा काम ना करें। यदि आप सेम ब्लड रिलेशन में हैं, रिश्ते में हैं, तो हिंदू धर्म में नातेदारियों को देखा जाता है। नानी की और दादी की जो गोत्र हैं उनमें भी यदि आपका गोत्र मिलता है, परिवार है, भाई के, चाचा के, मामा के, मौसी के यदि बच्चे हैं तो उनसे आप शादी नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो आप ऐसा काम ना करें, ऐसा प्रयास ना करें। अपने धर्म और अपनी परंपराओं को बनाए रखें और लीगली भी ये वैलिड नहीं है। और दूसरा, यदि आपकी एज कम है, कई बच्चों का फ़ोन आता है कि हम आधार में अपनी एज बढ़ा कर के शादी कर लेंगे, तो आप आधार में तो शायद एज बढ़वा भी लेंगे और बढ़ाने के बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स यदि आपके हैं और उनमें आपकी एज कम है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं। तो ऐसा ना करें। और 18 और 21 वर्ष अभी भी शादी के लिए वैलिड उम्र है। तो ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि 21 वर्ष शादी की उम्र हो गई है तो हम जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, तो अभी ये कानून नहीं बना है और बन भी जाएगा तो इसमें आपको कुछ समय दिया जाएगा, तो उस समय में आप जाकर जो है शादी कर सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी ना करें, कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं। और कोर्ट मैरिज से जुड़े हुए कई सारे वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं कि यदि पुलिस में आपके खिलाफ़ FIR हो जाती है तो आप क्या करें, या फिर हाई कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, यदि माता पिता शादी के खिलाफ़ हैं तो उन्हें कैसे मनाएं, कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज में क्या खर्चा आता है, तमाम जानकारियों के मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो वो आप देख करके अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी यदि किसी प्रकार की आपको कोई डाउट है तो आप मुझे संपर्क करके उस डाउट को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आपको
कभी भी किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बार समय अभाव की वजह से या कोर्ट में होने की वजह से हम आपका फ़ोन यदि अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे जैसे ही समय रहेगा संपर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। जय हिंद दोस्तों। Thank you.